वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ ऑसिलेशंस। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन की एक स्पेशल केस जिसको बोलेंगे रेजोनेंस। और डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर के एक दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर एक एमसीक्यू एम्स में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का पहला पॉइंट है, लिखो फ्री वाइब्रेशन। क्या? फ्री वाइब्रेशन। देखो लिखो फ्री वाइब्रेशन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक और टुडेज लेक्चर इज फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्री ऑसिलेशन। लिखो फ्री ऑसिलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशंस। ठीक है, अब फ्री ऑसिलेशंस का क्या मतलब होता है? सिंपल सी चीज है, जो बॉडी ऑसिलेशंस कर सकती है वो बॉडी हमेशा कहां रहने की कोशिश करेगी? मीन पोजीशन पे। तो जो बॉडी ऑसिलेशन करने के लिए कैपेबल है उसको मीन पोजीशन से उठाना है और छोड़ देना है। Because of restoring force, it again moves to mean position, and while moving to mean position, it gains certain velocity, because of which it continues the motion, and the motion is repeated again and again. Such motions are called as free oscillations. अब कोई बॉडी फ्री ऑसिलेशंस करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है या मोशन का अपोजिंग फोर्स है उसका अब्सेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स या उसको बोलेंगे ड्रैग फोर्स, ये फोर्स अगर, या फिर रेजिस्टिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सारे टाइप के फोर्स अगर अब्सेंट हो गए तभी वाइब्रेशन होंगे। उसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री ऑसिलेशन। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम लिया, रिजिड सपोर्ट, उससे मैंने एक स्ट्रिंग अटैच की और ये बॉब है। इस बॉब को क्या किया मैंने? साइड में किया और छोड़ दिया। तो अगर यहां पर सराउंडिंग में सब वैक्यूम है, क्या है? वैक्यूम। अब वैक्यूम होगा तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब क्या होगा? अब ये सिंपल पेंडुलम को अगर मैंने यहां तक ऐसे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो दैट पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी इट कंटिन्यू टू मूव लाइक दिस। अब कोई अपोज करने वाला यहां पर फोर्स है क्या? एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, या कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, या कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो इस वजह से इसकी एनर्जी कम होगी क्या? नहीं। तो एनर्जी कम नहीं होगी तो ये कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड करता रहेगा। ऐसे ऑसिलेशंस को क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशन। और ऐसे टाइम बॉडी जिस भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं। फ्री ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन, द बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग। अब किसी भी बॉडी को उठाना है क्या? नहीं, ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ऑसिलेशन कर सकती है। द बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, displaced from mean position and released। अब यहां पर एक कंडीशन अप्लाई होगी, in the absence of any kind of resistive force। रेजिस्टिव मतलब वो फ्रिक्शन हो सकता है या फिर एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, या किसी फ्लूइड का फोर्स हो सकता है, फ्लूइड के अंदर अगर ये मूव कर रहा है तो, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस। ओके, द बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, then it performs oscillations of constant amplitude are called
फ्री ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का मोशन वैक्यूम के अंदर, ओके, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम, या फिर आप बोल सकते हो मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क होता है ऐसे 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 ट्यूनिंग फोर्क होता है, इसको बोलते हैं स्टेम। दिस इज कॉल्ड एज स्टेम, ओके। उसका जो डेट होता है स्टेम, ये दो जो होते हैं इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स, उसके जो आर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रॉन्ग्स। तो ये क्या होता है? ऊपर से स्टील बॉडी होती है और अंदर से रबर होता है। तो इसके स्टेम को अगर मैंने उठा के रबर पैड पे इसको हैमर किया तो ये जो प्रॉन्ग्स है ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे। दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन, ओके। मोशन ऑसिलेशंस ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ओके। ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स है उसके जो ऑसिलेशन हो गए, दैट विल बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। क्या? फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशन। अब फ्री ऑसिलेशन होते वक्त बॉडी जिस भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रही है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे उस फ्रीक्वेंसी को? नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या आएगी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फ्री ऑसिलेशंस, तो बॉडी की फ्रीक्वेंसी फ्री ऑसिलेशन करते वक्त, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फ्री ऑसिलेशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल, या फिर उसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब फ्री ऑसिलेशंस जब बॉडी करती है तो एक कंडीशन है कि रेजिस्टिव फोर्स अब्सेंस होना चाहिए। तो रेजिस्टिव फोर्स अगर अब्सेंट रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड कैसे रहेगा? कांस्टेंट। कितने टाइम के लिए? इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। इट विल ऑसिलेट बिटवीन प्लस AM मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस AM, ओके। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी नहीं होगा, मतलब डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। कितने टाइम के लिए? इनफाइनाइट टाइम के लिए। इनफाइनाइट टाइम तक इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा। अब फ्री ऑसिलेशन में ड्यूरिंग फ्री ऑसिलेशन, जब फ्री ऑसिलेशंस होते हैं तो क्या क्या होता है? नंबर 1, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड कैसे होता है? कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है। और नंबर 3, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और यही रीजन है कि इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता। जब बॉडी वैक्यूम में ऑसिलेट हो रही है, कहां ऑसिलेट हो रही है? वैक्यूम में ऑसिलेट हो रही है, तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से उसके अंदर एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आता। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, फ्री ऑसिलेशन मतलब जो बॉडी ऑसिलेट कर सकती है उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है और रिलीज कर देना है। तो अगर वहां पर कोई अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा तो बॉडी जो ऑसिलेशंस करेगी उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा एंड बॉडी विल गो ऑन परफॉर्मिंग सच टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन फॉर इनफाइनाइट टाइम। सो सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशन। उसको क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशन। अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो रियल लाइफ में जो ऑसिलेशंस होते हैं उसके अंदर डैम्पिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स होता है, जिस वजह से उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती और इस वजह से उसका एम्पलीट्यूड विथ टाइम डिक्रीज होता जाता है। ऐसे ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। विच ऑसिलेशन बेटा? डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी डैम्प्ड ऑसिलेशन। लिखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन,
ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होगा, मान लो मैंने क्या किया, ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, अब यहां पर एयर है। तो जब मैं इस सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा, तो अब की बार जब सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर एयर का रेजिस्टिव फोर्स एक्ट होगा जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, ओके, जिसके वजह से अब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी धीरे धीरे अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास मान लो कुछ एनर्जी है, तो इस एनर्जी का कुछ अमाउंट इसके अगेंस्ट वर्क करने में स्पेंड हो जाएगा। तो पहले चक्कर में ये यहां तक जाएगा, लेकिन दूसरे चक्कर में ये यहां तक आएगा, तीसरे चक्कर में यहां तक, चौथे चक्कर में यहां तक, ऐसे 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 इवेंचुअली आखिरी में इसके ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कैसे आएगा, देख लो, ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये पहला चक्कर, ये दूसरा चक्कर, ये तीसरा चक्कर, धीरे 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 धीरे, तो स्लोली इसका एम्पलीट्यूड क्या होता गया, कम होता गया। तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन क्या आएगी, द ऑसिलेशन इन विच amplitude is slightly या कंटिन्यूअसली बोल सकते हो, स्लाइटली डिक्रीजिंग विथ टाइम इज कॉल्ड, अब ये किसके वजह से डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, ओके, इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना है, एक डैम्प्ड ऑसिलेटर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक रिजिड सपोर्ट लूंगा, उससे एक स्प्रिंग अटैच करूंगा और स्प्रिंग को एक मास अटैच करूंगा ऐसे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। अब इसको मैंने खींचा और छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, एंड दीज वाइब्रेशंस आर ऑलमोस्ट फ्री वाइब्रेशंस या फ्री ऑसिलेशंस, बिकॉज एयर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये फ्री वाइब्रेशन है, एयर का रेजिस्टेंस हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो अब की बार मैंने क्या किया, इसको फ्लूइड में सबमर्ज किया, ओके, फ्लूइड में, पानी है या कुछ और है, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी डी, सबमर्ज किया, और इसको खींच के जब मैं रिलीज करूंगा, तो अब ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इसके अंदर के ऑसिलेशंस को जल्दी डेड करेगा बाय अप्लाइंग सम फोर्स दैट इज कॉल्ड एज डैम्पिंग फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, डैम्पिंग फोर्स। तो अब की बार जब मैं इसको खींच के रिलीज करूंगा, तो मीन पोजीशन की तरफ एक के बजाय कितने फोर्स एक्ट होंगे, सॉरी, तो पहले तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, एक स्प्रिंग फोर्स होगा, दैट इज Fs, क्या Fs इज इक्वल टू माइनस kx, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। अब इस फ्लूइड के वजह से मोशन के अपोज में एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज डैम्पिंग फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स, एफडी मतलब क्या, डैम्पिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी, डैम्पिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। क्यों, देखो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें हम हाथ घुमा रहे हैं, तो जैसे हम हाथ जोर से घुमाने की कोशिश करेंगे तो पानी का अपोजिशन हमें कैसे होगा, ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा वेलोसिटी से आप किसी बॉडी को फ्लूइड में घुमाने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आपको अपोज करेगा। तो एफडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वी। अब माइनस क्यों आया, बिकॉज दिस डैम्पिंग फोर्स अपोज द वेलोसिटी, डैम्पिंग फोर्स अपोज द वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन कैसे होगा, अपोजिट होगा। अब इसको अगर मैं कांस्टेंट लाके इक्वेट करूंगा, एफडी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी, दिस बी इज कांस्टेंट कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट या कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, क्या कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग या डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे उसको, ठीक है ना, डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, या फिर डैम्पिंग कांस्टेंट भी चलेगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट। तो अब इस डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डैम्पिंग फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डैम्पिंग फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है,
मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन में क्या होता है, न्यूटन में क्या छुपा होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स में क्या छुपा होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड, तो मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट का यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड। अगर आपको डायमेंशन चाहिए, डैम्पिंग कांस्टेंट के डायमेंशन चाहिए, तो क्या आ जाएंगे, किलोग्राम, किलोग्राम के लिए m1, सेकंड के लिए t⁻⁻1, ये +1 ऊपर जाके -1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट के डायमेंशन में। इतनी चीजें समझ में आई। तो जैसे ही मैंने उसको लिक्विड में या फ्लूइड में सबमर्ज करके ऑसिलेशंस कराने की कोशिश की, तो फ्लूइड के वजह से इसके मोशन के अपोज में एक फोर्स लगेगा, दैट इज डैम्पिंग फोर्स, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। चलो अब मैं क्या करता हूं, I will try to find differential equations for damped oscillation। damped oscillation के लिए differential equation derive करने की कोशिश करेंगे। अब differential equation क्या होता है, differential equation मतलब ऐसा equation जिसमें derivative की टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, differential equation। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट करेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, देन वी हैव अ स्प्रिंग, देन वी हैव अ सर्टेन मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, एंड दिस मास इज सबमर्ज्ड इनटू द लिक्विड, इट मे बी वाटर और एनी अदर लिक्विड, डजंट मैटर। ओके, तो अब जैसे ही मैं इसको खींचूंगा, इसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई होंगे, वन बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, एंड वन बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड, दैट इज डैम्पिंग फोर्स। दो फोर्स एक्ट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू Fs प्लस Fd। टोटल फोर्स इसके ऊपर कितने एक्ट होंगे, दो, एक स्प्रिंग फोर्स और दूसरा डैम्पिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, -kx, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर SHM कांस्टेंट एंड x इज डिस्प्लेसमेंट, और Fd कितना होता है, -bv। Fd कितना होता है, -bv। नाउ अब ये न्यूटन सेकंड लॉ के यहाँ पे यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। एफ नेट की जगह क्या यूज कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -kx इन -kx माइनस bv। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ये -bv इधर आके प्लस bv -kx इधर आके प्लस kx इज इक्वल टू 0। सो वी विल गॉट सम इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। देखो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर फ्री ऑसिलेशंस है तो वहां पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स Fs। स्प्रिंग होगी तो स्प्रिंग फोर्स, दूसरी कोई चीज होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू -kx। अब कोई डैम्पिंग फोर्स है वहां पर जो ऑसिलेशंस को किल कर रहा है। ओके, तो डैम्पिंग फोर्स कितना होगा, -b इंटू v। ओके, तो फोर्स की जगह अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन -kx माइनस bv। तो ये दोनों माइनस इधर आके प्लस हो जाए, यह मतलब मास ऑफ बॉडी, a एक्सेलरेशन, b डैम्पिंग कोएफिशिएंट, v वेलोसिटी, k SHM कांस्टेंट, x डिस्प्लेसमेंट। तो कैन आई राइट एक्सेलरेशन एज d²x अपॉन dt², डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, and velocity as dx by dt. तो substitute these two derivative term in this equation, we will get m into d²x upon dt² plus b into dx by dt plus kx is equal to 0. So this will be the differential equation of damped oscillation. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ये आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर का है। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स 4 या मैथमेटिक्स 3 में आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में ये डायरेक्ट दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस
अब इसका जो सॉल्यूशन है आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। आफ्टर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट इक्वेशन लाइक x इज इक्वल टू a e रेज टू माइनस bt बाय 2m cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस फाई। ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये डायरेक्ट याद रखो आप। इसके ऊपर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो अभी सॉल्व करके बताऊंगा मैं इसी लेक्चर में, डोंट वरी। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। अब अगर आपको याद हो फ्री ऑसिलेशंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर फ्री ऑसिलेशंस। ओके, और इसको अपने सॉल्व करने के बाद क्या मिला था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। Here amplitude a is constant, but here amplitude is a e raised to minus bt by 2m. So this e raised to minus bt by 2m, this term is exponentially decreasing function. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी a, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा a की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब टाइम t इनफाइनाइट हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस SHM का एम्पलीट्यूड a था फ्री ऑसिलेशंस के लिए। इसका क्या एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस SHM इज, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, a e रेज टू माइनस bt बाय 2m। b इज डैम्पिंग कांस्टेंट t टाइम, m इज मास। ओके, तो ये होगा इसका एम्पलीट्यूड। अब यहां पर ओमेगा क्या था, यहां पर ओमेगा था अंडर रूट ऑफ k बाय m, बट हियर वी हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ k बाय m माइनस b बाय 2m होल स्क्वायर। फ्री ऑसिलेशंस के लिए ओमेगा क्या था, अंडर रूट ऑफ k बाय m। ओके, जो कि कांस्टेंट था। ओके, लेकिन यहां पर कांस्टेंट है क्या, नहीं। ओमेगा डैश इज इक्वल टू k बाय m माइनस b बाय 2m होल स्क्वायर, b बाय 2m होल स्क्वायर। अब k बाय m की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा डैश की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो आप, ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसके जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस b बाय 2m होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इतनी चीजें लिख लो, हो गया। तो हमने क्या किया, डैम्पिंग ऑसिलेशंस के लिए एक के बजाय दो फोर्स एक्ट होते हैं बॉडी पे जो ऑसिलेशंस को किल करते हैं, जिसके वजह से उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने के वजह से वो ऑसिलेशंस डैम्प्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डैम्प्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन कौन से फॉर्म में आया, देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज डैम्पिंग फोर्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आया मास इंटू एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग कोएफिशिएंट इंटू वेलोसिटी डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये आया डैम्पिंग ऑसिलेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इसको अगर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या आया, x इज इक्वल टू a e रेज टू माइनस bt अपॉन 2m cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस फाई। इसका सॉल्यूशन ये आया। अब की बार इसका एम्पलीट्यूड ये है। ओके, तो इसके अंदर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई ओमेगा डैश वो आई अंडर रूट ऑफ k बाय m माइनस b बाय 2m होल स्क्वायर। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m की जगह ओमेगा स्क्वायर माइनस b अपॉन 2m होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एम्पलीट्यूड कितने जल्दी कम होता है ये डिपेंड करता है आपके डैम्पिंग फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर, डैम्पिंग फोर्स के ऊपर। ठीक है, इफ डैम्पिंग फोर्स इज लेस, अगर डैम्पिंग फोर्स लेस है देन ऑसिलेशंस विल सस्टेन। समझ रहे हो, विल सस्टेन, ऑसिलेशन टिक पाएंगे, ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। अगर डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है तो बॉडी घूमेगी ही नहीं ना, जल्दी रुक जाएगी तो ऑसिलेशन डेड हो जाएंगे जल्दी। तो डैम्पिंग फोर्स अगर कम है तो ऑसिलेशंस विल सस्टेन, ऑसिलेशन सस्टेन करेंगे। अब क्या हो सकता है, देखो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो
ये इक्वेशन अगर आप प्लॉट करोगे, ये इक्वेशन अगर आप प्लॉट करोगे कॉस फंक्शन का है, कॉस फंक्शन का इक्वेशन है, तो देख लो डैम्पिंग ऑसिलेशन का, तो कॉस फंक्शन या तो +1 से शुरू होता है या -1 से शुरू होता है। मान लो यहां से शुरू होगा, ओके, तो पहले ऑसिलेशन में इतना एम्पलीट्यूड होगा, फिर दूसरे में डिक्रीज, फिर तीसरे में डिक्रीज, चौथे में डिक्रीज, धीरे 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 डेड हो जाएगा। तो अगर आप इसको मार्क करोगे, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, e⁻bt/2m, ये +a एंड दिस विल बी -a, दिस विल बी -a, ठीक है, ये 0 है। तो पहले ऑसिलेशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर एक्सपोनेंशियली ये है, धीरे 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 एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू, डैम्पिंग फोर्स किस पे डिपेंड है, डैम्पिंग फोर्स, चलो इसको रब कर दो, मुझे स्पेस चाहिए, चलो कम ऑन, लिख लिया इतना आपने, चलो ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स अगर कम होगा, डैम्पिंग फोर्स अगर आपका कम होगा तो क्या हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स अगर कम होगा तो ऑसिलेशन सस्टेन करेंगे और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग फोर्स अगर ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड जल्दी से कम हो जाएगा, डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा डैश इज इक्वल टू √ ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस b/2m होल स्क्वायर। दिस ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर 3 केस पॉसिबल है, A, B एंड C। पहली कंडीशन, अगर ओमेगा कम है किससे, b/2m से, सॉरी पहले क्या करेंगे, ओमेगा ज्यादा है b/2m से, ओमेगा ज्यादा है b/2m से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओके, फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब इसको बोलेंगे अंडर डैम्प्ड सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन, अंडर डैम्प्ड सिचुएशन। मान लो अगर ओमेगा इज इक्वल टू b/2m हो गया, ये दोनों सेम हो गए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 0। इसको बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड, क्या बोलेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड। अब मान लो ओमेगा ज्यादा हो गया, सॉरी ओमेगा कम हो गया और b/2m बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे ओवर डैम्प्ड, क्या बोलेंगे, ओवर डैम्प्ड, ओके। तो 3 कंडीशन है हमारे पास, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। अब एक चीज याद रखो, ओमेगा कांस्टेंट है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मास कैसे रहेगा, कांस्टेंट। तो ये सारे कंडीशन किस पे डिपेंड करते हैं, B के ऊपर, किसके ऊपर, B के ऊपर, ठीक है। तो अगर ओमेगा को ज्यादा होना चाहिए तो B का कम होना जरूरी है। यहां पर इस सिचुएशन के लिए B शुड बी लेस, B कम होगा तो डैम्पिंग फोर्स कम होगा, और अगर डैम्पिंग फोर्स कम होगा तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन, अब B ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये डैम्पिंग फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, FD डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा होगा, तो क्या होगा, जो अब फाइनली क्या होना है, एम्पलीट्यूड को 0 होना है। फाइनली डैम्पिंग ऑसिलेशन में आखिर में क्या होने वाला है, बॉडी रुक जाने वाली है, ठीक है ना भाई, रुक जाने वाली है, तो एम्पलीट्यूड 0 होना है। तो यहां पर एम्पलीट्यूड 0 की तरफ बढ़ेगा, अब ओवर डैम्प के लिए ये ज्यादा होना चाहिए, तो B बहुत ज्यादा होगा, तो B बहुत ज्यादा मतलब ओवर डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा, B ज्यादा मतलब डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा, तो डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट क्विकली 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्विकली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम फॉर अंडर डैम्प, ये क्रिटिकली डैम्प और ये ओवर डैम्प, ठीक है। तो ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, दिस डैम्पिंग कांस्टेंट पे।
अगर डैम्पिंग कांस्टेंट कम है तो डैम्पिंग फोर्स भी कम होगा, बॉडी ऑसिलेट करेगी, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा। लेकिन डैम्पिंग फोर्स अगर ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज डैम्पिंग कांस्टेंट ज्यादा है, तो जल्दी से ऑसिलेशंस उसके क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर अंडर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प एंड ओवर डैम्प सिचुएशन। अब एक चीज याद रखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। अब कांस्टेंट नहीं रहती मतलब कहाँ जाती है? तो वो मैकेनिकल एनर्जी बॉडी के अंदर या सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ damped oscillations will not be constant। अब क्यों कांस्टेंट नहीं रहती तो कहां जाती है? दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटरनल एनर्जी में। अब जैसे जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन आगे आगे बढ़ते जाते हैं या टाइम आगे आगे बढ़ता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी डिक्रीज होते जाती है। कैसे डिक्रीज होते जाती है? देखो, फॉर फ्री ऑसिलेशन के लिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है a, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है? 1/2 k²। हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड होता है a e⁻bt/2m। ये एम्पलीट्यूड होता है जो टाइम के हिसाब से कम कम हो रहा है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k। अब एम्पलीट्यूड की जगह इतना रखना पड़ेगा, a e⁻bt/2m का स्क्वायर। तो m इंटू n, तो ये कैसे सॉल्व होगा? 1/2 k a स्क्वायर e⁻bt/2m। इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर e⁻bt/m। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a स्क्वायर e⁻bt/2m। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहां पे लेंगे टोटल एनर्जी और यहां पे लेंगे टाइम। तो इनिशियली टाइम कितना लेंगे हम? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जब टाइम मेरा 0 होगा, यहां पर 0 रखो, ये सब 0 हो जाएगा। e⁻0 इज 1, ये सब 0 हो जाएंगे ना? ठीक है ना? अब जब टाइम 0 होगा भाई, ये टाइम है ना, टाइम 0 होगा तो यहाँ पर 0, ये 0 हो जाएगा। तो e⁻0 इज 1, तो एनर्जी कितनी होगी मेरी? 1/2 k a स्क्वायर। मतलब जब डैम्प्ड ऑसिलेशन शुरू होते हैं तो उसके एनर्जी कैसी होती है? मैक्सिमम। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मान लो फाइनल मैंने टाइम यहाँ पे इन्फिनिटी रखा, e⁻∞ इज इन्फिनिटी, बट क्या होगा? ये जो माइनस है नीचे आ जाएगा, नीचे आके प्लस होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई e⁻∞ इज इन्फिनिटी, तो 1/∞ इज 0। तो फाइनली ये किधर जाएगा? धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली कम होते होते 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको मैंने उठा के यहाँ पर रखा, तो इसके पास एनर्जी कितनी है? 1/2 k a स्क्वायर। अब इसके ऊपर डैम्पिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, मान लो एयर रेजिस्टेंस। अब इस 1/2 k a स्क्वायर को क्या करना है? इसको आगे भी ले जाना है और इस एयर से लड़ना भिड़ना है। तो इस एयर से लड़ने भिड़ने में इसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। हीट जनरेट होगी, साउंड जनरेट होगा, फ्रिक्शन होगा। ओके, तो ये ऐसे जाएगा और उसके वजह से उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जितने अमाउंट में एनर्जी कम होगी उतने अमाउंट में इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा और इनफाइनाइट टाइम के बाद इसके ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आ चुके हैं एग्जाम में, वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के ऊपर ये 2 न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप पॉज करके। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, f
is equal to Fs plus Fd. This is restoring force, this is damping force. F is equal to रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है माइनस के एक्स और डैम्पिंग फोर्स माइनस बी वी डैम्पिंग कोइफिशिएंट। ओके, इसको उठाकर इधर ले लो, फोर्स की जगह रखो मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस बी इंटू वी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। मास, एक्सेलरेशन, डैम्पिंग कोइफिशिएंट, वेलोसिटी, एसएचएम कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट। मास एक्सेलरेशन की जगह रखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी का बी, वेलोसिटी की जगह डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो कुछ इक्वेशन ऐसे आएगा, x इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस बी टी बाय 2m कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। सो दिस टोटल अमाउंट इज एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस बी टी बाय 2m। अब इसके जगह हम a0 बोल सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये टोटल को मिला के क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम विच इज वेरिंग विद टाइम, और वेरिंग के बजाय हम बोल सकते हैं विच इज डिक्रीजिंग विद टाइम। a is equal to a0 e to the power minus bt by 2m, where a0 is maximum amplitude and a is amplitude at time t. a is amplitude at time t। अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे हम तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, एक्सपोनेंशियली ये एम्पलीट्यूड टाइम के हिसाब से कम कम होता जा रहा है। जब टाइम 0 था तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो सारे ऑसिलेशन डेड हो गए और एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 0। तो a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस bt बाय 2m, b इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट, m इज मास, t इज टाइम। ठीक है, तो ये सारा नॉलेज आपको होना जरूरी है, तब ये दो न्यूमेरिकल बन जाएंगे। अब ये पहला न्यूमेरिकल तो ठीक है टेक्स्ट मटेरियल से हमने उठाया है, लेकिन दूसरा जो न्यूमेरिकल्स है वो एम्स 2001 में आ चुका है, AIPMT 2008 में आ चुका है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प ऑसिलेशन बिकम 1/2 इन 1 मिनट। तो एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है? A एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम फॉर डैम्प ऑसिलेशन इज गिवन बाय a0 e टू द पावर माइनस bt बाय 2m, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन जब टाइम कितना था, ऑसिलेशन बिकम हाफ इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है आधा हो गया। मतलब शुरू में कितना था a0, 1 मिनट के बाद कितना होगा a0 बाय 2। तो द एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट, दूसरी सिचुएशन जब टाइम t इज इक्वल टू 3 मिनट है तो एम्पलीट्यूड कितना बन गया? एम्पलीट्यूड तो कम होता जाएगा ना जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो एम्पलीट्यूड बन गया a इज इक्वल टू a0 बाई x टाइम, 1 बाई x टाइम। समझ रहे हो? ये हमारा फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस bt बाय 2m। तो 1 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड आधा हो गया, 3 मिनट के बाद x टाइम कम हो गया, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x कितना होगा पूछ रहे हैं, x कितना होगा पता कर सकते हो? चलो इक्वेट करेंगे। तो a की वैल्यू यहां पर रखो, कितनी है? a0 बाय 2 इज इक्वल टू ये a0 e टू द पावर माइनस b, टाइम की जगह 1 मिनट, मिनट में दिया सेकंड में करो, डजंट मैटर, इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो a0 कैंसल, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस b अपॉन 2m। ठीक है, तो ये माइनस पावर नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर b बाय 2m। ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो e टू द पावर b बाय 2m की वैल्यू आ जाएगी 2। e टू द पावर b बाय 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अभी आंसर आएगा हमारा? नहीं, जो कंडीशन गिवन थी उसके ऊपर से हमने e टू द पावर b बाय 2m की वैल्यू 2 पता की। अब ये सिचुएशन में ये फॉर्मूला डालो, तो a की जगह क्या रखना पड़ेगा? a0 बाय x इज इक्वल टू a0 का a0 e टू द पावर माइनस b, अब की बार टाइम कितना है? 3 मिनट, 3 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, a0 कैंसल, इधर क्या बचा? 1 बाय x इज इक्वल टू, ये माइनस पावर नीचे लेके आ जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 3b बाय 2m, 3 इंटू b 3b बाय 2m, ये माइनस पावर नीचे आके प्लस। तो इसके इस पे ऊपर से क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू, ये इक्वेट कर लो, क्या हो जाएगा? e टू द पावर 3b बाय 2m इज इक्वल टू x। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेट कर दो या उल्टा कर दो। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू e टू द पावर b बाय 2m रेस टू 3 लिख सकता हूं, a टू द पावर m इंटू n, m टू द पावर n। ठीक है ना, ये 3 को ऊपर लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 टू द पावर 3, सो दैट विल बी 8।
एंड विच इज करेक्ट। सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल नंबर 2 आपसे सॉल्व हो सकता है। ट्राई करके देखो, अब ट्राई करो, चलो कमान पॉज करके अभी ट्राई करो। चलो हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है? इन डैम्प्ड ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड आफ्टर 50 ऑसिलेशन फॉर वन ऑसिलेशन टाइम इज कैपिटल टी। तो फॉर 50 ऑसिलेशंस टाइम कितना हो जाएगा? 50t। एक ऑसिलेशन के लिए t, 2 के लिए 2t, 3 के लिए 3t, तो 50 ऑसिलेशन के लिए 50t। ठीक है, तो 50 ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कितना हो गया? जब टाइम 50 ऑसिलेशन हो गए तो टाइम कितना लगाया? टाइम लगा 50t। तो 50t टाइम में 50 ऑसिलेशन होने के बाद एम्पलीट्यूड कितना आया? 0.8 a0। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना आया? 0.8 a0, where a0 is initial amplitude। a0 क्या है? इनिशियल एम्पलीट्यूड है। देन डिटरमाइन एम्पलीट्यूड आफ्टर 150 ऑसिलेशन। 150 ऑसिलेशन के बाद और कम हो जाएगा ना, तो 50 एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लगा t, तो 50 ऑसिलेशन के लिए 50t। अब पूछ रहा है 150 ऑसिलेशन के बाद कितना होगा? तो फॉर 150 ऑसिलेशंस टाइम विल बी 150t। एक ऑसिलेशन के लिए t, 50 ऑसिलेशन के लिए 50t, 150 ऑसिलेशन के लिए 150t। t इज पीरियड, दैट इज टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। तो अगर टाइम आपका 150t होगा तो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ a0, एंड द आंसर विल बी 0.512 a0। कैसे पता किया? ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज डाल दो। क्या आएगा? a के जगह क्या रखेंगे आप? 0.8 a0 इज इक्वल टू, ये a0 के बजाय इनिशियल एम्पलीट्यूड है a0, स्मॉल a0, जस्ट चेंज ऑफ सिंबल्स। e टू द पावर माइनस b, टाइम कितना है? 50t बाय 2m। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस bt या 50bt, देखो अभी माइनस 50bt डिवाइडेड बाय 2m की वैल्यू आई 0.8। रहने दो इसको, ऐसे रहने दो, ये यूज करेंगे हम। ठीक है, अब ये वैल्यूज इस इक्वेशन में डालो। ये a का a पता करना है, इज इक्वल टू a0 के बजाय यहां पर इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या है? स्मॉल a0, e टू द पावर माइनस b। अब टाइम कितना है? 150t डिवाइडेड बाय 2m। अब इसको कैसे लिखता हूं मैं? देखो, a0 इन ब्रैकेट e टू द पावर माइनस b। अब ये 150 को क्या लिखेंगे? 50 इंटू 3। 50 इंटू 3 कितना? 150 इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2m। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? a0 इन ब्रैकेट e टू द पावर माइनस b, e टू द पावर माइनस, ये 50 को सामने ले लूंगा, 50, ये b, ये t डिवाइडेड बाय 2m, और 3 को ऊपर लिख देता हूं। चलेगा ना? ये इंडाइसिस के रूल से यार, ठीक है ना? इस 3 को ऊपर लिख देता हूं। इससे क्या हो जाएगा? ये जो वैल्यू है, ये देख लो, e टू द पावर माइनस 50bt बाय 2m, इसकी वैल्यू कितनी? 0.8। तो यह जगह a0 0.8 टू द पावर 3, इसके जगह 0.8 रखो। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512, और 0.8 का 0.512। ठीक है, तो ये आ गया 0.512 a0। ठीक है, सो ये आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, चांसेस है। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो। चलो, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। कौन सी वाइब्रेशन? फोर्स वाइब्रेशन। तो होता क्या है, नेचुरली जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड टाइम के हिसाब से डिक्रीज ही होगा। ओके, मैक्सिमम ऑसिलेशंस जो नेचर में होते हैं दे आर विच टाइप ऑफ ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अगर आपको उसको फ्री ऑसिलेशंस करना है, मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होने देना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन, बिकॉज आप उसके ऊपर
एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो भाई एक्सटर्नल फोर्स? बिकॉज हमें क्या करना है, उसको डैम्प्ड नहीं होने देना। डैम्प्ड नहीं होने देना मतलब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने देना है क्या? नहीं। तो एक एक्सटर्नल एजेंट उस पे फोर्स लगाएगा विच इज पीरियोडिक, सो सच टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन उसको क्या बोलेंगे? फोर्स्ड ऑसिलेशन या ड्रिवन ऑसिलेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन, तो इसमें कुछ थ्योरी लिखूंगा मैं, इंटरेस्टिंग थ्योरी, आप लिख लेना बेटा। फोर्स्ड ऑसिलेशन तो होता क्या है? ऑल फ्री ऑसिलेशन इवेंचुअली डाई आउट। ऑल फ्री ऑसिलेशंस, ऑल फ्री ऑसिलेशंस इवेंचुअली हमेशा इवेंचुअली डाई आउट। डाई आउट मतलब इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा ही होगा। if we have to maintain the amplitude constant, अगर आपको उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है तो उसकी एनर्जी कम नहीं होने देगी। तो एनर्जी कम नहीं होने देना है तो उसको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इफ वी हैव टू मेंटेन द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट देन वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। such oscillations are called forced oscillation। ऐसे ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? फोर्स्ड ऑसिलेशंस या फिर ड्रिवन ऑसिलेशन, बिकॉज वी आर ड्राइविंग सर्टन फोर्स टू इट, सो ड्रिवन ऑसिलेशन। तो अगर आप पीरियोडिक फोर्स उसके ऊपर लगाओगे कंटिन्यूअसली तो अब की बार बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगी। नाउ दिस टाइम बॉडी विल ऑसिलेट विथ सर्टन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा डी, विच इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। तो जब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आप लगा रहे हो तो अब बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेगी, कुछ अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, सो दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मान लो हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? एफ ऑफ टी, जो कि पीरियोडिक फोर्स है, एफ ऑफ टी लगा रहे हैं, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? F0 cos ऑफ ओमेगा डी टी। तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा डी, इसको हम बोलेंगे ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। इतना फोर्स अगर हम उस पे लगा रहे हैं तो अब बॉडी के ऊपर 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। पहला रिस्टोरिंग फोर्स Fs, दूसरा डैम्पिंग फोर्स Fd, और तीसरा हम जो फोर्स लगा रहे हैं F ऑफ टी। तो ये तीनों का एडिशन होके नेट फोर्स मिलेगा, एंड दैट नेट फोर्स इज F is equal to Fs plus Fd plus F of t। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स, दिस इज नेट फोर्स। ओके, सो दिस नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा बिकॉज वी आर अप्लाइंग कंटिन्यूअस फोर्स ऑन इट विच इज वेरिंग विथ टाइम, सो एक्सेलरेशन भी वेरी होगा। मास इनटू कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वेरिंग एक्सेलरेशन A ऑफ t आएगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, या रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे kx, और यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स कितना होता है? डैम्पिंग फोर्स होता है माइनस bv प्लस f ऑफ t कितना है? F0 cos ऑफ ओमेगा dt। व्हाट इज ओमेगा dt? इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा? d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये माइनस इधर आके प्लस, प्लस v के जगह dx बाय dt, माइनस इधर आके प्लस, प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू आएगा F0 cos ऑफ ओमेगा dt। अब इसका भी जो सॉल्यूशन है आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगा आफ्टर सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसे आएगा, x इज इक्वल टू a डैश cos ऑफ
ओमेगा डैश टी या ओमेगा डी टी प्लस फाइव, बिकॉज नाउ बॉडी इज ऑसिलेटिंग विथ ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, बॉडी इज ऑसिलेटिंग विथ ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी टी प्लस फाइव इज इनिशियल फेज। तो यहां पर जो ए डैश होगा दैट इज एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू आएगी, द वैल्यू इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा बड़ा अंडर रूट है ये, तो इसको सिस्टमेटिक लिखता हूं मैं, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा डी बाई एम होल स्क्वायर। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिख लो, छोड़ दो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। क्या क्या याद रखोगे, नहीं रख सकते, और इसका कुछ काम भी नहीं है, ठीक है ना। तो एफ नॉट डिवाइड बाई एम ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा डी बाई एम होल स्क्वायर। इन दिस इक्वेशन ओमेगा डी इज ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम इज मास, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड एफ नॉट इज maximum amplitude या maximum force which is applied and m is mass of the body, ठीक है, हो गया। चलो अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आती है, दैट स्पेशल केस इज कि भाई जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बॉडी की इक्वल हो जाती है, तो ऐसे टाइम क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है और इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो समझना क्या आया भाई, हमारा जो इक्वेशन आया, देखो अब की बार बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लगे, कितने फोर्स, 3, एक रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा डैम्पिंग फोर्स, तीसरा वेरिएबल फोर्स जो हमने लगाया। तो इक्वेशन आया एफ नेट इज इक्वल टू एफ एस प्लस एफ डी प्लस एफ ऑफ टी। बॉडी पर हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि हमें उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होने देना है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन वेरिएबल आया, क्यों, बिकॉज हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, डैम्पिंग फोर्स माइनस बी वी, और ये क्या है, एफ जीरो कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। ओमेगा डी टी इज ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आया x इज इक्वल टू ए डैश कॉस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस 5। तो अब फोर्स वाइब्रेशन में जो बॉडी वाइब्रेट होगी या ऑसिलेट होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं होगी, वो होगी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी से। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है ए डैश, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, उसकी वैल्यू है एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी इंटू बी डिवाइडेड बाय एम होल स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका एम्पलीट्यूड। ओके, अब ये जो एम्पलीट्यूड है इट डिपेंड्स ऑन, ये जो एम्पलीट्यूड है इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज विच इज ड्रिवन फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो द एम्पलीट्यूड ऑफ forced oscillations depends on difference between omega d and omega, मतलब ओमेगा डी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के डिफरेंस पे उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। स्पेशल केस इफ ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा, अगर ओमेगा डी बरोबर ओमेगा हो गया तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ जाएगा। क्यों, ओमेगा डी बरोबर ओमेगा होगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये अगर जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा अगर हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम अंडर रूट ऑफ ये तो निकल गया ओमेगा डी प्लस बी, सॉरी रियली सॉरी बेटा, इनटू है ना बेबू,
ठीक है, सॉरी क्या है, बी ओमेगा डी बोलेंगे, चलो बी ओमेगा डी विच इज ड्रिवन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एम होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए डैश विल बी एफ नॉट बाय बी ओमेगा डी, ठीक है। सो दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। तो जब ड्रिवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ओके, अब इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि मान लो जो सोल्जर्स होते हैं ना, ओके, मतलब जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर, ओके, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर या जो कुछ भी बॉर्डर होती है, वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं कश्मीर एरिया में, वहाँ के जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस वो लकड़ी के ब्रिजेस बनाए हुए थे, कच्चे ब्रिजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर सोल्जर्स उसके ऊपर मर्चिंग करेंगे, सवेरे सवेरे सोल्जर्स का एक पैटर्न होता है, लेफ्ट राइट करके मर्चिंग करते हैं ना वो, तो अगर वो सोल्जर्स उस पुल के ऊपर से या उस ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं तो दे आर अप्लाइंग अ वैरिंग फोर्स ऑन द ब्रिज विथ सर्टन फ्रीक्वेंसी। तो उनके मर्चिंग की फ्रीक्वेंसी, लेफ्ट राइट की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों अगर मैच हो गए तो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जो ब्रिज ऐसे 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 ऑसिलेट हो रहा था वो ऐसे ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा तो ब्रिज में फॉल डाउन, ब्रिज गिर सकता है। तो जब वो मर्चिंग करते हैं ना, तो जैसे ब्रिज आता है तो उनका जो कमांडर होता है वो उनको ऑर्डर देता है कि भाई अभी शांति से चलो, आगे जाने के बाद फिर से शुरू हो जाओ, ठीक है, वरना ब्रिज ही गिर जाए। समझ में आया क्यों? बिकॉज उनके जो लेफ्ट राइट की मर्चिंग होती है ना, लेफ्ट राइट आगे बढ़ो, लेफ्ट राइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो वहां पर रेजोनेंस होकर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है, ब्रिज में फॉल डाउन, ठीक है। इसके कई एप्लीकेशंस है, जैसे कि आप जो फॉरेन में सिनेमा हॉल्स होते हैं ना, उसको रूफ होता है, छप्पर, तो वो रूफ भी वाइब्रेट करेगा, तो वहां पर क्लैपिंग अलाउड नहीं होती। तो आपके क्लैपिंग की फ्रीक्वेंसी, सारी ऑडियंस अगर सिस्टमैटिकली क्लैपिंग करेगी तो उसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी और उस रूफ की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। दोनों फ्रीक्वेंसीज अगर मैच हो गई तो रूफ जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा था ऐसे ऑसिलेट होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, तो रूफ में फेल डाउन, ठीक है। तो ये भी होता है। या फिर एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन के जो पार्ट होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो गई तो एरोप्लेन के जो पार्ट है ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे तो उसके पार्ट्स भी ब्रेक हो सकते हैं। तो इन सम केसेस रेजोनेंस इज अनडिजायरेबल, इन सम केसेस रेजोनेंस इज डिजायरेबल। जैसे कि आप रेडियो ट्यून करते हो तो उसका जो स्टेशन होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे रेडियो मिर्ची 101 हर्ट्ज कुछ होती है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो रेजोनेंस होगा, आप गाना क्लियर सुन सकते हो, बिकॉज उस टाइम उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो अब रेजोनेंस के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, रेजोनेंस, ओके। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी और इधर ले लेंगे एम्पलीट्यूड। तो अगर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो नाउ आई हैव 3 ग्राफ्स, वन लाइक दिस, अदर लाइक दिस एंड अदर लाइक दिस। तो मुझे बताओ इन तीनों ग्राफ में से B की वैल्यू, B मतलब क्या होता है, B होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ओके, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। और डैम्पिंग कोएफिशिएंट डायरेक्टली डैम्पिंग फोर्स को अफेक्ट करता है, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, क्यों, बिकॉज डैम्पिंग फोर्स इज माइनस B इंटू वी, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। तो अब डैम्पिंग फोर्स अगर ज्यादा होगा तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट ज्यादा होगा मतलब ज्यादा अपोजिंग फोर्स होगा। ज्यादा अपोजिंग फोर्स मतलब वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से घूम सकता है क्या, नहीं, ऐसे घूमने पे पाबंदी होगी, बिकॉज डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है मतलब ज्यादा फोर्स से वो मोशन को अपोज करेगा। तो इन 3 ग्राफ में B की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, इसके लिए। B हैज मैक्सिमम वैल्यू, B हैज मैक्सिमम वैल्यू, लार्ज B B की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी, इसके लिए स्मॉल b स्मॉल होगी, B की वैल्यू स्मॉल होगी, और इसके लिए B की वैल्यू 0 होगी। B की वैल्यू 0 मतलब ये क्या होगा, अनडैम्प्ड
समझ रहे हो, अनडैम्प। अनडैम्प मतलब डैम्पिंग फोर्स है क्या, नहीं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा सकता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे उसका एम्पलीट्यूड कैसे होगा, मैक्सिमम। अब बी की वैल्यू स्मॉल होगी, अब नहीं होगी मतलब बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। स्मॉल होगी मतलब एम्पलीट्यूड होगा लेकिन उतना ज्यादा होगा क्या, नहीं। और बी की वैल्यू लार्ज मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड तक वो ऑसिलेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, ओके। तो द एम्पलीट्यूड डायरेक्टली डिपेंड ऑन डैम्पिंग कोएफिशिएंट। डैम्पिंग कोएफिशिएंट अगर जीरो होगा तो अनडैम्प्ड कंडीशन, मतलब मोशन को अपोज करने वाला फैक्टर कम है तो वो ऐसे 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 मोशन कर सकता है ज्यादा एम्पलीट्यूड से, और दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो एम्पलीट्यूड विल मैक्सिमम। अब स्मॉल वैल्यू है तो अपोजिंग वाला है लेकिन उतना ज्यादा है क्या, नहीं, तो पहले जो ऐसे घूम रहा था अब वो ऐसे घूमेगा लेकिन एम्पलीट्यूड अब की बार भी अच्छा खासा होगा। लेकिन अगर लार्ज है बी की वैल्यू तो मोशन को होने देगा क्या, वो नहीं, क्यों, डैम्पिंग फोर्स कैसे होगा, ज्यादा होगा। तो अनडैम्प के लिए ऐसे घूम रहा था और बी की वैल्यू स्मॉल होगी तो ऐसे घूम रहा था। अब बी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा, तो ऐसे घूमेगा, इतना ही घूमेगा, एम्पलीट्यूड कैसे होगी, कम होगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। तो हमने ये सारे तरह के वाइब्रेशंस कवर कर लिए, ओके। सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।